हेलो फैमिली, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th, आप लोग के शायद अब हाफ ईयरली या 6 मंथ एग्जामिनेशन ओवर हो चुके होंगे, ठीक है, और हम प्लांट टिश्यू पूरा कर चुके थे। तो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। अब हमने जो कंसेप्ट देख लिया वो देख लिया, अब उसे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आते हुए भी आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। तो वो डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज हम देखेंगे गिव रीजन के टाइप में, ठीक है। ये गिव रीजन वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे आप एनसीईआरटी में इसमें से बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पिकअप किए हुए हैं, ठीक। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, क्या नॉर्मल क्वेश्चन होंगे? हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट आर प्लांट टिश्यूज, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। गिव द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर देयर। फिर पता चलता है कि और आगे हम मूव करते हैं तो फिर अलग अलग लोकेशन आ जाती है, एपिकल, इंटरकैलरी और हमारी लैटरल मेरिस्टेम। फिर कभी कभी उसके फंक्शंस, लोकेशन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में सीखा था, गार्ड सेल स्टोमेटा के बारे में सीखा था, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्टोमेटा आपसे पूछा जा सकता है, आपसे गार्ड सेल के बारे में पूछा जा सकता है, उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्कूलों में या कभी कभी एग्जाम पेपर में हमारे उसके डायग्राम्स आ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने पूरा डायग्राम उसका लेबलिंग के साथ में समझाया हुआ है कि गार्ड सेल को हम कैसे क्या क्या उसके काम होते हैं, स्टोमेटा कैसे डिजाइन होता है, ठीक है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। उसकी लेबलिंग भी कभी कभी आती है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद क्या उसका कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या जो हमने पढ़ा उस कंसेप्ट को हमने पढ़ तो लिया, बट क्या हमने उसको एब्जॉर्ब किया, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या हम? तो वो हमें क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं कि नहीं, उस बेसिस पे हमें पता चलेगा। तो आज हम देखेंगे गिव रीजंस। पहला हमारा गिव रीजन है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अ डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल। अब ये हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ने का क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट में फॉर्म में पढ़ने का मतलब हुआ, जैसे सेल चैप्टर था हमारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया is called powerhouse of the cell. Yes, it is called. हम जानते हैं, most of the students are very well aware of this fact, ठीक है। लेकिन why? क्या कोई बता सकता है कि why माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। why? तो ये जो why क्वेश्चन होता है, इसी को हम गिव रीजन फॉर्म में देखते हैं। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसी का हमें गिव रीजन मिलता है हमारे बुक्स में, हमारे क्वेश्चन में, ठीक। और तभी ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ के भी हम अपने एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। अब इस पे देखेंगे आप, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियोलस होता है उसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर नोन बाय दीज टर्म्स, ठीक है। इस टाइटल, ये टाइटल उनको क्यों दिया गया है? जैसे पर्टिकुलर एक्टर को कोई पर्टिकुलर टाइटल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? उसका कोई रीजन होता है। वैसे यहाँ पे हर स्टेटमेंट के कुछ रीजन होते हैं, वही रीजन गिव रीजन के फॉर्म में हमें दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है और वो वैक्यूल क्यों नहीं है उनके अंदर? पहला क्वेश्चन। दूसरा, हम जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आप जाकर के, अगर आपने नहीं देखा तो आप स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का वीडियो देख सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? जैसे ये सेल है, ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस है ये पूरा पूरा भरा हुआ रहता है, ये कहीं भी खाली आपको नहीं मिलेगा। इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, या ठीक है, इंटरनल स्पेस, वो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं हो, मतलब अब हमें पता तो है नहीं होता, लेकिन पूछा हमसे सवाल में ये जा रहा है क्यों नहीं होता, बताना है आपको। नेक्स्ट, पियर फ्रूट जो होता है, पियर फ्रूट, ठीक है, उसको चबाने पर हमें क्रंची फीलिंग आती है। जैसे आप मंच खाते होंगे, ठीक है, या क्रंची वाले चॉकलेट खाते हैं, तो एक होता है जो हमारे ये आते हैं कैडबरी, ठीक है,
या नॉर्मल जो हम खाते हैं वो वाले तो एकदम मेल्ट हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी क्रंच नहीं होता अगर उसमें नट्स ना हो, ठीक है। तो लेकिन अगर हम नट्स खा रहे हैं और अगर उसमें क्रंच आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नट्स प्रेजेंट इन द चॉकलेट, ठीक है। बट जो मंच वाले चॉकलेट है पूरे पूरे क्रंची रहते हैं, उनमें एक लेयर होती है, ऐसा है ना, होती है, वो बहुत क्रंची फीलिंग देता है। वैसे पियर फ्रूट में क्रंची फीलिंग आती है, वो क्यों आती है ये आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि जब तेज हवा चलती है तो जो ट्री है उनकी ब्रांचेस, उनकी जो शाखाएं हैं वो लहराने लगते हैं या मूव करने लगती है ज्यादा तेज जब हवा चलती है, विंड, हाई विंड वेलोसिटी में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है भाई। रूट्स तो नहीं उखड़ रही हैं, पेड़ नहीं उखड़ रहा, ब्रांचेस हिल रही हैं। ब्रांचेस क्यों हिल रही हैं ये आपको बताना है। क्या ऐसा उसमें मटेरियल है या क्या ऐसी चीज है जो उसको मूव करवाने में हेल्प करती है, आपको बस वही खोजना है। जो कोकोनट होता है, कोकोनट, ठीक है, तो कोकोनट का हस्क जो होता है, ब्राउन पार्ट जो होता है ऊपर, ठीक है, जो ब्राउन पार्ट होता है जिसको हम छीलते हैं, हस्क होता है, ठीक, ब्राउन पार्ट होता है, इसको हम नहीं खाते हैं, यूज नहीं करते हैं खाने में। वो ब्राउन पार्ट को पुल करना, खींचना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, उसको खींचना काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों वो इतना हार्ड होता है, क्यों वो इतना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए उसको खींचना, पुल आउट करना, इसका रीजन आपको देना है। नेक्स्ट, एक वाटर हायासिंथ नाम का एक प्लांट होता है, ठीक है, वाटर हायासिंथ, ठीक। ये वाटर हायासिंथ, इसका एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जितना भी पॉन्ड में ऑक्सीजन है ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहां जहां वाटर हायासिंथ किसी भी पॉन्ड में, किसी भी लेक में पाया जाएगा, वहां पर कोई भी मरीन एनिमल्स नहीं रह सकते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि सारा का सारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्कुल भी पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता। तो जो पानी में एनिमल्स रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं और वो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन उनकी डेथ हो जाती है, समझ आया। तो इस वजह से अब बात आती है, वाटर हायासिंथ हमेशा वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, तैरते हैं। जैसे कमल का फूल, अपने देख कमल का फूल ऐसे ऊपर होता है, ठीक है, वैसे वाटर हायासिंथ क्या होते हैं, ऐसे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। नॉर्मली आप पौधों को देखोगे सबमर्ज्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, बट ये जो वाटर हायासिंथ होता है डूबता नहीं है, ये तैरता रहता है, ऊपर फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है ये रीजन आपको देना है। अब एक इसमें गिव रीजन है, इफ द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, अगर हम खेत में से शुगर केन जो गन्ना होता है उसका टिप जो ऊपर के एकदम ये, अगर मान लीजिए शुगर केन है, ठीक है, इसकी टिप को हम रिमूव कर देते हैं, ऊपर की टिप हमने ऐसे रिमूव कर दी। आगे क्या कह रहे हैं, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, फिर भी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है, समझ आया। अगर इसकी हम टिप को रिमूव कर देते हैं यहां से, तब भी ये लेंथ इसकी बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है भाई, टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, तो टिप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम हटा दिया। अब मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग एरियाज में होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ होती है। आपको रीजन देना है, ठीक है, क्या देना है हमें, रीजन देना है, ठीक। तो अब हम इसके रीजंस देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फर्स्ट हमारा जो ए पार्ट है कि भाई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म का रीजन बता दो क्यों होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये डिवाइडिंग सेल्स होती है, दे आर डिवाइडिंग सेल्स, सो दे हैव डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं उनके पास घना मतलब बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये डिवाइड करने वाली सेल होती हैं। आगे चल के इनको 1 से 2 होना होता है, इस न्यूक्लियस को डबल होना होता है, ये बहुत बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा तब जाकर के छोटे छोटे 2 सेल्स को बना पाएगा। और डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, एक तरह पे किसमें काफी ज्यादा मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को ये यूज कर करके तब आगे 2 सेल्स को बनाते हैं। इसलिए जैसे पानी और हनी में ज्यादा प्रॉफिटेबल हनी है, ज्यादा मटेरियल हनी में है, पानी में उतना मटेरियल, इसलिए वो भारी होती है। उसी तरह से डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है और ये आगे डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसलिए इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। ये हो गया रीजन हमारा इन दोनों का। अब इनके पास वैक्यूल ना होने का रीजन क्या है
क्योंकि ये कोई फूड स्टोर करने का तो टिश्यू है नहीं, ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का मतलब एक सेल है, 1 से 2 हो गई, ठीक है। बाकी इनके अंदर फूड स्टोर करने वाले टिश्यूज नहीं, फूड स्टोरिंग टिश्यूज अलग होते हैं, वो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो फूड स्टोर करते हैं। क्या करते हैं वो? फूड स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक। लेकिन ये कोई फूड स्टोर नहीं करते हैं, और जब ये फूड स्टोर नहीं करते तो फूड स्टोर करने वाला कोई भी सेल ऑर्गेनेल में नहीं होगा। फूड स्टोर करने वाला सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल होता है। तो जब इनको फूड स्टोर करना ही नहीं तो इनको भगवान ने वैक्यूल दिया ही नहीं, इनसे वैक्यूल नहीं होता, ठीक है, इनसे वैक्यूल ले लिया गया, इसीलिए इनके पास वैक्यूल नहीं होता। क्योंकि जब तुम्हें फूड स्टोर नहीं करना तो हम तुम्हें वैक्यूल क्यों दें, ठीक है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जस्ट टू डिवाइड द सेल्स, ठीक है, या डिवाइडिंग सेल्स है इसलिए। और वैक्यूल ना होने का रीजन है क्योंकि इनको कोई फूड स्टोर नहीं करना, इसलिए ये लैक, ड्यू टू विच दे लैक वैक्यूल, इनके पास नहीं होता। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेसेस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में नहीं होते हैं, ठीक है, क्या नहीं होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में नहीं होते हैं। ये होता है हमारा, ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ये लिग्निफाइड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? लिग्निफाइड टिश्यूज या लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। लिग्निफाइड सेल्स कैसी होती है? इनके चारों तरफ ये जो स्पेस बचता है ये भर दिया जाता है लिग्निन से, ठीक है। डेड मटेरियल होता है लिग्निन। लिग्निन क्या है? एक तरह का डेड मटेरियल है, और ये डेड मटेरियल क्या कर देता है? पूरे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के चारों तरफ भर जाता है और थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि पूरा रूम आपने बनवाया, उसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है, अनारकली को चुनवा दिया गया था, खिड़की दरवाजा उसमें नहीं था, ठीक। तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब पूरा लिग्निन का डिपोजिशन होता है डेड मटेरियल का, इस वजह से इनमें स्पेसेस नहीं होते। सिंपल आपको देना भाई, स्पेस नहीं है क्यों? क्योंकि कोई चीज भरी है। अब आपको बता देना है कि क्या चीज भरी हुई है, लिग्निन भरा हुआ है, समझ आया? क्रंची फीलिंग आना पियर फ्रूट में, क्या ऐसा उसमें होता है जिसकी वजह से क्रंच बना रहता है, ठीक है, हार्डनेस आ जाती है। तो हार्डनेस या क्रंचीनेस जो आती है वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है, ठीक है। पियर फ्रूट की जो आउटर लेयर होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा। और इस स्क्लेरेन्काइमा को हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोन, ये स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस प्रोवाइड करता है। किसी भी फ्रूट में अगर ये प्रेजेंट है या नट्स में प्रेजेंट है तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जैसे अखरोट के ऊपर जो शेल होती है या लेयर होती है ब्राउन कलर की, वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। बादाम के ऊपर जो लेयर होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। कोकोनट के ऊपर जो लेयर होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। ये हार्डनेस, जो जितनी भी आपको हार्ड होती है ना सारी चीजें, वो स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे भी पियर फ्रूट में उतनी हार्डनेस नहीं होती कि आप कोकोनट की तरह इसको तोड़ ना पाए या अखरोट की तरह इसको तोड़ ना पाए हाथ से, लेकिन क्रंचीनेस जस्ट क्यों आते हैं? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द पियर फ्रूट, सिंपल, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रोवाइड हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांचेस जो ट्रीज की होती हैं वो बेंड करती हैं, झुक जाती हैं या मूव करती हैं हाई विंड वेलोसिटी में। ऐसा क्या होता है जो उनकी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है? तो सिंपल लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। अब ये कॉलेनकाइमा टिश्यू मैम आपने क्यों कहा? देखो, कॉलेनकाइमा टिश्यूज क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये मैम ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो भैया, यहाँ पे इनका जो वो था ये पूरे डिपोजिशन था, ठीक है, पूरा चारों तरफ डेड मटेरियल का डिपोजिशन हो गया था, तो पूरे हार्ड हो गए थे चारों तरफ से। लेकिन इसमें क्या होता है? कोलेनकाइमा में इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इनमें भी मटेरियल का डिपोजिशन होता है लेकिन सिर्फ कॉर्नर्स में। कहाँ होता है? सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो ये भी हार्ड होते हैं लेकिन उतने हार्ड नहीं होते हैं। जैसे हमारे में 3 टिश्यूज होते हैं पूरे बॉडी में, बोन, ब्लड, कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब नोज, ठीक है, ईयर वाला, ये कार्टिलेज का पार्ट है, ठीक। अब मसल्स आपको, ठीक है, बोन क्या होते हैं? सबसे ज्यादा हार्ड है। बोन क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड है। और जो हमारी ब्लड है वो सबसे कम हार्ड है, आप ये कह सकते हो सबसे कम हार्ड है, ठीक है। कार्टिलेज इन बिटवीन बोथ आता है,
कार्टिलेज ना बहुत थोड़ा सा हार्ड है ब्लड से और कम हार्ड है बोन से, ठीक है, वो उनके मिड उसमें से उसकी मिड सिचुएशन रहती है। तो कार्टिलेज से ये हमारा, अब ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ईयर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि इसको हम खत्म ही कर दे एकदम मोड़ के, जैसे पॉलीथीन होती है उसको हाथ में ऐसे ले लिया, ब्लैक वाली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, और इतना भी हार्ड नहीं कि इसको हम मोड़ ना पाए, जैसे कोकोनट का आउटर पार्ट, ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशन इस प्लांट की जो होती है ना, वो ब्रांचेस में वैसी होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनमें डिपोजिशन कॉर्नर्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी में क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज, बिकॉज कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट, सिंपल। नेक्स्ट इज, इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ द कोकोनट ट्री, ठीक है। तो कोकोनट ट्री में जो हस्क होता है उसको पुल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, रीजन बीइंग क्योंकि वो हार्ड है, तभी हमें डिफिकल्टी होती है। हार्ड है इसका मतलब वहां पे कौन से टिश्यूज हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं, ठीक है। हार्डनेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कैसी होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है उनकी, कैसी होती है, लिग्निफाइड, मतलब अगर ये सेल है पॉलीगोनल तो इनमें हर तरफ से कोई भी स्पेस नहीं होगा, चारों तरफ क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन, डेड मटेरियल का डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये पूरा डेड मटेरियल से भरा हुआ है ये, ठीक, ये ऐसा कुछ, और बीच में होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। इस पूरे डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसमें हार्डनेस आती है, और उसी हार्डनेस, रिजिडिटी के कारण हमें डिफिकल्टी होती है इसको पुल आउट करने में। तो हम इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, because sclerenchyma tissues have lignified cell walls which provide hardness to the plant part, which provide hardness to the husk of the coconut tree, simple as it is। अब एक चीज याद कर लो बस, बाकी कुछ आपको नहीं देखना। वाटर हायासिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, भाई फ्लोटिंग के लिए कौन सा टिश्यू आपको बताया गया था, कहीं भी कोई भी फ्लोटिंग वाली टेंडेंसी आती है वहां पर आते हैं हमारे एरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यूज, बस सिंपल। आगे आप इसमें क्या लिखोगे, एरेनकाइमा टिश्यूज में होती है एयर कैविटी, ठीक है। एरेनकाइमा टिश्यूज कंटेन एयर कैविटी which help the plant to float in the water, या which provide buoyancy, अच्छा वर्ड ये है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी आप क्या लिख सकते हो कि ठीक है वो फ्लोट करते हैं, अच्छा वर्ड है कि उनमें एयर कैविटी होती है और वो इसलिए क्या प्रोवाइड करते हैं, बुओयंसी। बुओयंसी क्या होती है, फ्लोट करने की टेंडेंसी होती है, आप इतना भी समझो, ठीक है। बाकी ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक। एयर कैविटीज के वजह में क्या आती है, बुओयंसी आती है। नेक्स्ट इज, if the tip of a sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. Why? अगर मैंने अभी इसको आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में कि अगर टिप को रिमूव कर दिया जाता है तो बताओ तब भी इसकी लेंथ ग्रो होती रहती है। इसका आंसर सिंपल है, रिमूविंग द टिप डज नॉट रिमूव द इंटरकैलरी मेरिस्टम। भाई आपने टिप को रिमूव कर दिया, चलो एपिकल आपने हटा दिया, क्या इंटरकैलरी मेरिस्टम भी चला गया, नहीं गया ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम भी है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ना, तो मेरिस्टमैटिक सेल क्या करेगी, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, और क्या करेगी वो ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोइंग एरियाज में होगी और ग्रोथ में हेल्प करेगी, ठीक। तो इट इज दिस मेरिस्टम व्हिच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम अभी भी प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आपने शुगर केन बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये उसके नोट्स हो गए, ठीक। अब ये बताइए हमने चलो ठीक है इसके टिप को रिमूव कर दिया, यहाँ इतना हमने टिप रिमूव कर, चलो हमने एपिकल को रिमूव कर दिया, एपिकल नहीं है अब यहाँ पे। लेकिन आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि इंटरकैलरी लैटरल सब यहाँ पे होते हैं ना, इस वाली साइड्स पे ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ये लेंथ को बढ़ाते हैं। तो जो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम बचा हुआ रहेगा एपिकल के जाने के बाद भी, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और तब भी इनकी ग्रोथ होगी टिप को हटाने के बाद भी। इसका रीजन ये है, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट क्यों पढ़ा, कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट को, वो सारी चीजें आपको गिव रीजन फॉर्म में, आपको रीजन देना है, गिव रीजंस के फॉर्म में मिलती है। और गिव रीजन आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन इसके आंसर बहुत छोटे होते हैं, बस आपको लिखना होता है ड्यू टू दिस, जैसे ड्यू टू द
ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, जहां हार्डनेस हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये कोलेनकाइमा टिश्यू, जहां पर आपका फ्लोटिंग वाली टेंडेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू। सिंपल, बस ड्यू टू करके आपका पूरा जो आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ नहीं करना। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का श्योर टाइप के क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं, ठीक है। सो जाइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे बैठ के इसको नोट करिए। ये नहीं आंसर समझ में आता, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखिए, ठीक है। आप इसको अपने वर्ड्स पे आंसर लिखिए, आपके पास कोई सप्लीमेंट बुक हो उसको यूज करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको करिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आगे आपको हेल्पफुल बहुत है, आपके पेपर में, एग्जाम पेपर में यही पूछे जाएंगे, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।